नमस्कार। प्रेस क्लब के आज के कार्यक्रम में मैं SN विनोद अपने वरिष्ठ पत्रकार मित्र जोसेफ राव के साथ एक बार फिर आपके सामने रूबरू हूँ नई सुर्खियों पर चर्चा के लिए और उसमें निहित संदेश संकेत के विश्लेषण के लिए। राज साहब, आज के जो प्रमुख एक सुर्खियाँ हैं सारे अखबारों में वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर है। उसने ध्यान रखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा को निलंबित कर दिया और दिल्ली प्रदेश इकाई के मीडिया प्रभारी प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से बाहर कर दिया। दोनों पर आरोप यह, पिछले दिनों एक टीवी चैनल पर डिबेट में नूपुर शर्मा ने मोहम्मद पैगंबर साहब को लेकर कुछ टिप्पणियां की थी। नवीन कुमार भी सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय रहते हैं और उन्होंने भी वैसे कुछ टिप्पणी की थी लेकर के। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता इस तरह की टिप्पणी करते रहे हैं, लेकिन जब यह कार्रवाई की गई पार्टी से निकाल बाहर करने की, तो क्या आपको लगता है कि यह एक सामान्य अनुशासनात्मक कार्रवाई है या इसके पीछे कोई बड़ा कड़ा संदेश है जो अन्य पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं को दिया गया है? विनोद जी, कल का जो दिन था यानी रविवार का दिन था जी, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा दिन नहीं था। उनको बहुत एम्ब्रेसिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ा। ये बयानों से नूपुर शर्मा जो एक राष्ट्रीय स्पोक्समैन है जी, पार्टी की जी, और विधानसभा चुनाव भी लड़ा था उन्होंने दिल्ली का, हालांकि वो हार गई और काफ़ी दिनों से काम कर रही है पार्टी के लिए। और नवीन जिंदल, ये दोनों को कल पार्टी ने कार्रवाई की है इसलिए कि उन्होंने जो मुस्लिम लोगों के जो धर्म गुरु है या जिन्होंने संस्थापक है मोहम्मद पैगंबर, उनके बारे में कुछ अभद्र टिप्पणी की है। इसका पार्टी के ऊपर बहुत असर पड़ा। इसलिए असर पड़ा है कि विदेशों में, पर विशेष रूप से खाड़ी के जो देश है, गल्फ कंट्रीज, अरब देश, सारे मुस्लिम राष्ट्र जो है कल इसके खिलाफ वो इकट्ठा हो गए जी। और उन्होंने कहा कि ये बर्दाश्त नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी धर्म के बारे में आप जब कहो, उनके धर्म गुरु के बारे में या धर्म के प्रमुख के बारे में, संस्थापक के बारे में, तो ये रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करता है। और कल वहाँ पर कतार जैसे छोटे देश ने कल उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जो दौरे पर है, उनके सम्मान में जो दोपहर का भोज रखा गया था, लंच, उसको उन्होंने समय पर कैंसिल किया और बहुत भागदौड़ हो गई। डिप्लोमेटिक चैनल सब काम करने लग गए, मगर उसको अब जब कैंसिल कर दिया तो एक संदेश उन्होंने दिया है कि यहाँ ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सब जो मुस्लिम राष्ट्र हैं वहाँ के इकट्ठा हो गए और एक डिप्लोमेटिक जो है दबाव लाया गया भारत के ऊपर। और जब ये बात समझ में आई भारतीय जनता पार्टी को और यहाँ की लीडरशिप को, तो उन्होंने तुरंत में आनन फानन में नूपुर शर्मा पर कार्रवाई की है, 6 साल के लिए निकाल दिया है और नवीन जिंदल को इनके ऊपर भी कार्रवाई की है। इससे हालांकि पार्टी ने जो सिचुएशन को संभाल लिया है, मगर ये मैसेज ठीक नहीं है। कोई भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, अपना दल हो, कोई भी पार्टी हो, आप पार्टी हो, कोई भी पार्टी की किसी भी धर्म के संस्थापक के बारे में, धर्म के बारे में बोलने का उतना अधिकार नहीं है, क्योंकि ये आंतरिक मामला होता है, लोगों की भावना इससे जुड़ी होती है। और भारतीय जनता पार्टी ने कल इसको बहुत ज़्यादा डैमेज होने से पहले ही वो दोनों लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं सही। लेकिन इसमें एक और जो आशंका व्यक्त की जा रही है, अभी 2 दिन पूर्व आपको ध्यान होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया था जिसकी व्यापक चर्चा हुई और जैसे चर्चा उन्होंने की थी कि यह पहला अवसर है
जब मोहन भागवत ने यह टिप्पणी की कि हर देश में जो दोनों संप्रदाय मुख्यतः हिंदू और मुस्लिम हैं, उनके पूर्वज एक ही थे और हमारी प्राथमिकता ना एक मजबूत संगठित भारत पर की है। और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि राम जन्मभूमि अयोध्या का मुद्दा अलग था जब हमने आंदोलन किया, और अब कोई काशी मथुरा नहीं होगा, हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक। और उन्होंने यह टिप्पणी भी कर दी थी, जिसकी चर्चा हम लोगों ने की थी, कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढा जाए। यह एक संकेत उन्होंने दिया था। तो क्या कल की कार्रवाई को मोहन भागवत द्वारा जो संदेश प्रेषित किया गया, ये कहा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को, क्या मोहन भागवत के संदेश के आलोक में भी तो नहीं ये कार्रवाई नहीं की गई? आपका कहना सही है। हाँ। हालांकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की एक अपनी स्टाइल है, एक अपनी उनकी कार्यशैली है, वो एकदम से तुरंत रिएक्ट नहीं होते हैं। अभी जैसे ये कल जो घटना हुई है, उसका उनके लोग उसका अध्ययन करेंगे, जो उनके टॉप लीडरशिप है, वो ऑडियो वीडियो जो है वो देखा जाएगा, और बीजेपी ने जो कार्रवाई की है उसके ऊपर वो आजकल में मोहन जी या और कहीं से भी उसके ऊपर रिएक्शन आ सकता है। मगर मोहन जी ने जो बात अभी 2 दिन पहले कही थी, 2-3 दिन पहले, कि सारे इस देश में जो रहने वाले लोग हैं उनके सबके पूर्वज हिंदू थे, ये तो मानना पड़ेगा, ये तो सब लोगों ने माना है और आज भी मान रहे हैं। और उसके 2 दिन के बाद में ये नुपुर शर्मा और ये जो है कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, तो ये शायद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अभी 2 दिन पहले ही मोहन जी ने इनको आगाह किया था कि इस तरह के विवादों में ना पड़े, शिवलिंग को ना खोजे। इसका मतलब है ना, एक ही लाइन शिवलिंग से संबंधित नहीं है। उनका कहना है इस तरह के बयानों से भी बचना चाहिए। और ये नुपुर शर्मा और ये जो है, ये ठीक उसके जो डिसिप्लिन से उसमें उन्होंने अपनी लक्ष्मण रेखा पार कर दी थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय संघ सेवक के जो विचार है उसका सम्मान करते हुए उसको बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने ये जो कार्रवाई की, उसके बाद उनका जो आधिकारिक जो वक्तव्य है, हाँ, उसमें बहुत स्पष्ट कहा कि किसी भी धर्म के पूजनीय लोगों का अपमान हमें स्वीकार्य नहीं। बिल्कुल नहीं। देखिए, यह एक जिसको बोलते हैं शिफ्ट है। अब तक आरएसएस को क्या समझते हैं? हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था, एक संगठन। भारतीय जनता पार्टी ने इसे अपनाया और हिंदुत्व के नाम पर यह तो मानिएगा कि एक देश में ऐसा प्रचार किया गया, एक समा बांधे गए, एक ऐसा वातावरण तैयार किया गया ताकि हिंदू और शेष मैंने 80-20 का जो 80 वर्सेस 20 का जो फार्मूला आया, और उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में पिछले दिनों यह आजमाया भी गया सफलतापूर्वक होने से। तो ऐसा लग रहा था कि 2024 तक यह जो असहज भावना है इसका व्यापक प्रसार होगा, प्रचार होगा, और इसे 2024 को मुद्दा बना के उतरेगी। क्योंकि यह जो है कि ये संघ ने न केवल अपनी छवि सुधारने की बात की, भारतीय जनता पार्टी की छवि भी जो अब तक जो स्थापित छवि है उसे डेविएशन माना जाएगा। क्योंकि अब ये एक धर्म की बात नहीं करके सर्वधर्म समभाव जो हमारे संविधान में वर्णित है उसकी चर्चा कर रहे हैं। एक बात और मैं बताना चाहूँगा जी, मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए जवाबदार नहीं मानता हूँ, मगर कुछ लोग जो है वो उन्माद में रहते हैं, उन्माद छा जाता है और कभी कभी भूल जाते हैं कि हमको अपनी एक लाइन तय है, एक दिशा निर्देश तय है, एक पॉलिसी तय है, हमको इस लाइन तक ही जाना है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सारे देश में एक कंट्रोवर्सी हो गई। अगर ये उसका कड़ी से पालन करते और ये ध्यान में रखते हैं हमेशा कि इस देश में हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं और सबको अपना धर्म मानने का, धर्म के बताए हुए मार्ग चलने का अधिकार है। अगर ये थोड़ा सा इसका ख्याल रखते तो ये कंट्रोवर्सी नहीं होती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक दूसरी महत्वपूर्ण खबर की ओर। राज्यसभा चुनाव लेकर जो महाराष्ट्र में गतिविधियां अचानक तेज हुई हैं, चूंकि अब चुनाव हो रहा है, अनकंटेस्टेड नहीं आ रहे हैं, एक उम्मीदवार ज़्यादा खड़ा हो गया, भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर दिया। तो आपको क्या लगता है
यह जो विवाद खड़ा हुआ और ये जो चुनाव अब हो रहे हैं, इसमें हर पार्टी की जो अपने जो संख्या बल है उसके आधार पर जो चुन के आएंगे वो तो सामने है। एक अतिरिक्त उम्मीदवार होने के कारण अब ये लगता है कि हॉर्स ट्रेडिंग का मामला, खरीद फरोख्त का मामला आगे बढ़ रहा है और सबों की नज़र अन्य दलों के अलावा निर्दलियों पर विशेष रूप से टिकी हुई है। तो आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं कि निर्दलीय आखिर किस ओर जाएंगे? अभी आने वाले शुक्रवार को ही चुनाव है राज्यसभा का जी। और यहाँ 6 सीटें हैं और 7 उम्मीदवार हैं। हाँ। और जब ये चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, निर्दलीय आमदार जो है, निर्दलियों की हलचल बढ़ रही है, क्योंकि अभी उनकी सही कीमत जो है, यानी सही कीमत का मतलब पैसे से नहीं, पर उनकी कीमत जो है, उनका मान सम्मान जो है अभी सामने आता है। और इस सिलसिले में उद्धव जी ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एक बैठक बुलाई है ये सारे निर्दलीय उम्मीदवारों को उनसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि उनका जब साथ लिया ये सरकार चलाने के लिए, तो सरकार की ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी वो हमारा साथ देंगे। और इसी सिलसिले में उद्धव जी ने एक मीटिंग बुलाई है निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ कि उनका समर्थन गारंटेड लेने के लिए, गारंटी दे वो अपनी इस बात का। और जैसा कि आपने कहा है, ये हॉर्स ट्रेडिंग, ये तो अभी निश्चित रूप से तय रहता है कौन किस पलड़े में बैठेगा, ये तो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। और इस पूरे मसले में, इस पूरे मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी प्रतिपक्ष के नेता देवेंद्र जी बहुत मेहनत कर रहे थे, मगर थोड़ा सा एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है कि उनको कोरोना का संसर्ग हो गया है। हाँ, वो संक्रमण। हाँ, तो हालांकि वो फिजिकल एक्टिविटी में कम रहेंगे, मगर अपने उनके जो बाकी जो मेथोडोलॉजी है, फ़ोन से बातचीत से, वीडियो ऑडियो या किसी से दूर से मुलाकात करके वो अपना काम तो करेंगे ही, पर जैसे मिलना जुलना जो है अभी कम हो जाएगा। और उस दिन शायद 6 तारीख को अगर इससे दोबारा अगर उनका निकलना दोबारा हो जाएगा, और अभी 6 तारीख को अगर सब ठीक नहीं रहा तो शायद उनको पीपीई किट पहन के जाना होगा और अपना वोट देना पड़ेगा। और इसी बीच में जो 2 मंत्री राष्ट्रवादी के, नवाब मलिक और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, ये दोनों अभी जेल में हैं। उनके तरफ से याचिका दायर की गई कोर्ट में और उनकी तरफ से इजाज़त मांगी जा रही है कि उनको वोटिंग करने दिया जाए, क्योंकि इसके पहले मामले में छगन भुजबल जब जेल में थे तो उनको भी इस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ा और उन्होंने बाद में उनको परमिशन भी दी गई और उन्होंने अपना वोटिंग भी किया है, अपना मत डाला है। तो इस तरह से राष्ट्रवादी की जो वोट है वो ये 2 आने से पूरे के पूरे हो जाते हैं, नहीं तो 2 वोट कम पड़ रहे थे वहाँ पर। और अभी ये आने के बाद में जो उनको परमिशन अगर मिल जाती है, समय है 2-3 दिन का, तो ये पूरे राष्ट्रवादी की पूरी संख्या रहेगी, कांग्रेस की पूरी संख्या। इस तरह से चूँकि ये जो मताधिकार का जो विशेषाधिकार इन्हें प्राप्त है, मैं समझता हूँ कि अदालत इसमें सकारात्मक भूमिका निभाएगी, परमिशन और उन्हें इसकी अनुमति दी जाएगी। हाँ। तो अब ये दिलचस्प होगा परिणाम देखना। हाँ बिल्कुल, कि क्या किसका पलड़ा भारी रहता है। घोड़ा रेस सामने ही है, अपने सामने। और निश्चय ही इसका असर आने वाले दिनों में महाविकास अघाड़ी सरकार पर भी पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, ये दिलचस्प होगा देखना। और भारतीय जनता पार्टी जो बहुत व्यग्र है, बहुत ही आतुर है, जैसा राव साहब ने बोला कि प्रतिपक्ष के नेता भी देवेंद्र फडणवीस बहुत ही सक्रिय हैं। ठीक है, कोरोना का संक्रमण काल से गुजर है, लेकिन कोई विशेष बाधा पैदा नहीं होगा। वो सक्रिय हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका उम्मीदवार भी जीते। और अगर ऐसा होता है तो फिर आगे क्या होगा यह फिलहाल भविष्यवाणी करना कठिन है। राव साहब, एक और खबर हम लोग पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों की। अब जो ताज़ा घटना विकास क्रम है उसमें वहाँ से जो कश्मीरी पंडितों ने, विशेषकर शिक्षकों ने मांग की थी कि हमें कश्मीर से हटाओ, हमारा तबादला करो। सरकार की ओर से हुआ कि तबादला करेंगे कि घाटी के बाहर नहीं, लेकिन शिक्षक मानने को यह तैयार नहीं है। और इस बीच में जो सूची तैयार हुई थी तबादले की वो लीक हो गई ना।
अब देखिए यह स्थिति कितनी गंभीर है। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जम्मू कश्मीर पे भी उन्हीं का शासन है, प्रशासन उन्हीं का है ना। ऐसे में जब एक गोपनीय सूची लीक होती है, स्वयं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस आपत्ति प्रकट की और जानना चाहते हैं और बलि का बकरा बना रहे हैं, कुछ अधिकारी बन जाएंगे जैसे मांग भी हो रही है। लेकिन इस पर जो कांग्रेस की ओर से और शिवसेना की ओर से जो प्रतिक्रिया आई है वो एक गंभीर और बहुत तीखी प्रतिक्रिया है कि कश्मीर अब भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार से संभल नहीं रहा है। यह प्रतिक्रिया आई है, यह एक राजनीतिक स्वरूप दे दिया गया। ऐसे में क्या आपको लगता है कि वहां जो घाटी से हटाने की मांग हो रही है उसको अमली जामा पहनाया जा सकेगा? इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कठिनाइयों का, बहुत सारा विरोध, आंतरिक विरोध, बाहरी विरोध, एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी, कुछ पार्टियों का विरोध, कुछ इंडिविजुअल का विरोध और सरकार का कुछ कार्य करने की पद्धति, कार्यशैली की पद्धति जो है वो ठीक नहीं होने के कारण अभी ये जो लोग डिमांड कर रहे थे, जो लोग मांग रहे थे कि हमको घाटी से विदा किया जाए, हमको सुरक्षित जगह में, हर व्यक्ति को अपनी जान प्यारी हो, चाहे शिक्षक हो, बिल्कुल, चाहे किसी युद्ध में लड़ने वाला सिपाही हो, हर एक को अपनी जान प्यारी होती है। और शिक्षक तो निहत्थे काम करते हैं वहाँ पर, उनको कोई सिक्योरिटी उनके बाहर खड़ी नहीं रहती है, और खड़ी भी रही तो कोई मारने वालों का कोई बोल नहीं सकते। इसलिए उनकी जो मांग थी कि हमको घाटी से विदा किया जाए, हमको सुरक्षित जगह, और ये आपने जो बताया सूचना लीक हो गई, ये तो बहुत गंभीर अपराध है, क्योंकि सेलेक्टिव लीक होता है कई बार। हाँ। अपने फ़ायदे के लिए कुछ चीज़ें लीक की जाती है, कुछ चीज़ें डराने धमकाने के लिए लीक की जाती है, और ये लीक करके उन लोगों को आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं कि ये लोग जो थे ये जाना चाहते हैं वगैरह। तो ये तो बहुत बड़ी गंभीर घटना है। इसके ऊपर जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने, विशेषकर राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और ऐसी घटनाओं को रोकना चाहिए, ताकि कश्मीरी पंडितों में फिर से एक बार विश्वास बैठाया जा सकता उनके दिलों में कि आप सुरक्षित हैं और आपको यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि बहुत मुश्किल काम है। एक इसी संबंधित जो कश्मीरी पंडित अर्थात हिंदू की चर्चा हो रही है, इस बीच में विपक्ष की ओर से यह आरोप लगाया गया कि हाल के दिनों में जो घटनाएं कश्मीर में हुई उसमें लगभग 20 अधिकारियों और जवानों की जो मौत हुई वे मुस्लिम जाति के थे। हम कश्मीरी पंडित या हिंदुओं की सुरक्षा की बात तो कर रहे हैं, लेकिन यह जो तथ्य उभर कर सामने आया, एक सूची जारी की गई है, 20 अधिकारियों और जवानों की जो मुस्लिम थे उनकी भी मौत इस दौरान हुई। इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो शक्तियाँ या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो मारपीट में या किलिंग में विश्वास रखती है, उनका जो टारगेट रहता है वो कभी कभी धर्म और भाषा से अलग ही होता है। उनको अगर किसी को मारना है, कोई उनके आड़े आ रहा है, उनके कार्य पद्धति में आड़े आ रहा है, चूंकि उनका मकसद होता है दहशत पैदा करना, तो चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो। बिल्कुल। पहले तो मुस्लिमों को मारा, अभी बाद की घटनाओं में हिंदू जो पंडित है, कश्मीर पंडित है, उनको चुन चुन कर मारा गया। 2-3 घटनाएं जो विशेष रूप से हुई है। इसलिए इन सारी घटनाओं की हम जितनी निंदा करें उतना कम होगा। बहुत धन्यवाद धन्यवाद साहब। तो आज के प्रेस क्लब में इतना ही, और आज की चर्चा पर विराम देते हैं। कल हम फिर हाजिर होंगे नई सुर्खियों के साथ आपके समक्ष विभाग विचारों के लिए। धन्यवाद।